राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी और संसद में हिंदुस्तान के गांव गरीब और किसानों की आवाज बुलंद करने वाली नेता प्रतिपक्ष बहन सुषमा जी, और इस समय हिंदुस्तान में किसानों की समस्याओं को लेकर सतत संघर्ष करने वाले, उनकी आवाज उठाने वाले ऐसे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ और इस आंदोलन को दिशा देने का काम जो करते हैं ऐसे हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सत्यपाल जी मलिक, श्री विजेंद्र जी गुप्ता, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं जानता हूं कि इस समय उमस है, पसीना हो रहा है, क्योंकि मैं भी यह जो साफा बांधा हूं सिर पर बहुत पसीना हो रहा है, लेकिन मैंने भी यह फैसला किया कि यह साफा कुछ ऐसा वैसा साफा अथवा ऐसी ऐसी पगड़ी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के किसानों के आन बान शान की पगड़ी है। चाहे पसीना कितना भी हो जाए, इस पगड़ी को हम किसी भी सूरत में नहीं उतारे। बहनों भाइयों, किसानों के संबंध में बहुत सारी बातें की गई हैं, मैं सारे उन विषयों की चर्चा यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह बात हमारी समझ के परे है। यह हिंदुस्तान, यह किसानों का देश है। किसानों का देश होने के बावजूद, कृषि प्रधान देश होने के बावजूद क्यों सरकार के द्वारा इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, यह बात हमारी समझ के परे है। क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग भी सच्चाई को जानते हैं। यदि हम हिंदुस्तान की तकदीर बदलना चाहते हैं तो जब तक हिंदुस्तान के किसान की तकदीर नहीं बदलेगी तब तक हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती है। इस सच्चाई को जानते हुए भी किसानों के साथ बराबर नीतिगत फैसले करते समय सौतेलेपन का व्यवहार किया जाता है। आज ही मैंने इंटरनेट पर देखा है कि बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में हर महीने 70 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। 70 किसान हर महीने आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है, यानी प्रतिदिन 2-2.5 किसान इस हिंदुस्तान में कर्ज के बोझ से दबे होने के कारण वो आत्महत्या कर लेता है। फिर भी इस संकट से किसानों को उबारने के लिए जो प्रभावी कदम सरकार के द्वारा चलाए जाने चाहिए नहीं चलाए जा रहे हैं। खाद की कीमत बेतहाशा बढ़ाई जा रही है। मैं जानता हूं कि जब से यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए हुकूमत आई है तब से हर चीज की कीमत बढ़ रही है। कीमत यदि घटी है तो केवल हिंदुस्तान के किसान के जिंदगी की कीमत घटी है, नहीं तो इस कांग्रेस के शासन में हर चीज की कीमत बढ़ी है। क्यों? जिस समय खाद को लेकर नई पॉलिसी बनाई जा रही थी, जो पॉलिसी जिसे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी कहते हैं, संक्षेप में एनबीएस पॉलिसी कहते हैं, वह पॉलिसी 1 अप्रैल 2010 से लागू है। बहनों भाइयों, संसद में खड़े होकर उसी समय मैंने आग्रह किया था प्रधानमंत्री और मंत्री को कि यह नई जो खाद नीति आप लागू किए जा रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप खादों की कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी और खाद का उपयोग अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान का किसान नहीं कर पाएगा। तो उस समय मंत्री ने जवाब दिया था संसद में और यह कहा था कि जो नई पॉलिसी हमने बनाई है उससे खाद की कीमतें बढ़ेंगी नहीं। यदि भविष्य में कभी खाद की कीमतें बढ़ेंगी तो बहुत ही थोड़ी बहुत खाद की कीमतें बढ़ जाएंगी। लेकिन नई यह पॉलिसी लागू होने के बाद खाद की कीमत कितनी बढ़ी है? डीएपी की कीमत जो 572 रुपया बोरी थी, आज वो डीएपी की कीमत बढ़कर 1272 रुपए तक पहुंच गई है। एनपीके खाद की बढ़ गई है, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, यूरिया खाद एक ऐसी अकेली खाद बची है जो जिस पर की सरकार का नियंत्रण है, यानी सरकार ने उसे अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। अब यह सरकार विचार कर रही है कि यूरिया खाद पर भी सब्सिडी उसकी भी काट ली जाए, कम कर दी जाए, और उसके परिणाम स्वरूप यूरिया खाद की भी कीमत अपने आप 25% से लेकर 50% बढ़ जाएगी। खाद की कीमत जब बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से
लागत मूल्य किसानों की बढ़ जाती है बहनों भाइयों। और हमारे यह प्रधानमंत्री जी कहते हैं अरे थोड़ी बहुत कीमत बढ़ने से किसानों के ऊपर क्या असर पड़ता है, लेकिन देश इस समय आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। यदि हम 90,000 करोड़ 1 लाख करोड़ की सब्सिडी यदि हम किसानों को देते रहेंगे तब तो हमारा यह देश दिवालिया हो जाएगा। यह अनाप शनाप तर्क प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज के 4 दिन पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया था और आपने यह कहा था कि इस समय हिंदुस्तान में सूखा पड़ गया है, किसान फसल अपनी पैदा नहीं कर पाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा, इसलिए महंगाई बढ़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कैसे आप यह अपेक्षा करते हैं कि जब तक हिंदुस्तान का किसान उत्पादन नहीं करेगा, उसका उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक यह हिंदुस्तान दुनिया का धनवान हिंदुस्तान कैसे बनेगा? मैं इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहता हूं। कैसे होगा? आप 90,000 करोड़ और 1 लाख करोड़ की रियायत किसानों को देने में आंखों से आंसू आने लगते हैं, आपका दिल धड़कने लगता है, लेकिन 5 वर्षों के अंदर बड़े बड़े उद्योगों को 25 लाख करोड़ रुपए की रियायत देते हुए रंच मात्र भी आपको संकोच नहीं होता है। ऐसी ही सरकार के रहते हुए क्या ये हमारे इस हिंदुस्तान का भला हो पाएगा? बहनों भाइयों, इस हुकूमत ने तो अजीबोगरीब हालात पैदा कर दिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे ने यह फैसला किया कि जिस तरीके से लागत मूल्य किसानों की बढ़ रही है, उस लागत मूल्य को कम किए जाने के लिए हम सारे देश भर में आंदोलन चलाएंगे। और विशेष रूप से इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो खाद की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं, हम इस सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम केवल सड़कों पर ही लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि खाद की कीमतों को लेकर हम लोगों की लड़ाई संसद में भी होगी। यह भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। और इस बार का जो मानसून सत्र चल रहा है, इस मानसून सत्र में भी मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस पर दिया है और मैं समझता हूं कि इसी सत्र में बढ़ी हुई खाद की कीमतों को लेकर निश्चित रूप से संसद के बीच चर्चा होगी। हम लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों की समस्या को लेकर कोई आह्वान होता है, तो बहनों भाइयों, उस आह्वान पर सबको अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए और कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। मैं और कोई बहुत अधिक चर्चा न करते हुए मैं इस सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि जो आपकी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी है, इस पॉलिसी की समीक्षा कीजिए, खादों की कीमत घटाइए और जो सब्सिडी आज किसानों को मिल रही है 90,000 करोड़ रुपया, आपने फैसला किया है कि 20% की इस सब्सिडी में हम और कटौती करेंगे। तो इस सब्सिडी में कटौती करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के किसानों का भला करना चाहते हो तो यह जो सब्सिडी आज लगभग 90,000 करोड़ की मिल रही है, यह बढ़कर 5 लाख करोड़ तक जानी चाहिए, तब जाकर हिंदुस्तान के किसानों के लागत मूल्य में थोड़ी बहुत कमी हो पाएगी, नहीं तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए खाद से संबंधित जो नई नीति बनी है, इसकी पुनः समीक्षा की जानी चाहिए ताकि खाद की कीमतें बन सकें, कम हो सके। और मैं यह भी मांग करना चाहता हूं कि खादों के वितरण की एक बहुत ही पारदर्शी नीति बनाई जानी चाहिए, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए फर्टिलाइजर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की। और यह डिस्ट्रीब्यूशन, यह वितरण ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह देखने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम केंद्र के स्तर पर बनना चाहिए और साथ ही साथ राज्यों के स्तर पर भी उसकी जांच करने के लिए, उसकी छानबीन निगरानी करने के लिए यह मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाना चाहिए। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः
भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, प्रभारी श्री सत्यपाल जी मलिक और उनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि किसानों को लेकर जिस तरीके से सारे हिंदुस्तान में आपने संघर्ष चलाया है, निश्चित रूप से एक न एक दिन इस कांग्रेस की सरकार को जाना होगा और उसके बाद जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हिंदुस्तान के किसान का भला होगा और हमारा यह हिंदुस्तान खुशहाल होगा। मैं यह भी कहता हूं कि बहुत पढ़े लिखे लोग जब कहते हैं कि भारत को हम विश्व की बौद्धिक राजधानी बनाना चाहते हैं, मैं कहता हूं भारत विश्व की केवल बौद्धिक राजधानी बन जाएगा, इसके कारण सबके पेट की भूख की आग नहीं मिटेगी। बौद्धिक राजधानी बने भारत सारे विश्व की, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन हमारा कहना है कि बौद्धिक राजधानी तो भारत बने, साथ ही साथ भारत कृषि राजधानी भी सारे विश्व की बने, तभी यह हमारा भारत धनवान भारत बन पाएगा और दुनिया के विकसित देशों की कतार में खड़ा हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।